सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्मा जीएसजी के वंस अगेन। इकोनॉमिक प्लानिंग का ये पार्ट 2 होगा। इकोनॉमिक्स का क्लास ये 5th होगा, यानी कि लेक्चर 5 होगा। बट इकोनॉमिक प्लानिंग जो हम लोग चैप्टर जो कर रहे थे ना, उसमें ये पार्ट 2 होगा। पार्ट 1 पार्ट 2, क्योंकि पहले ही बताए थे ना कि ये थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, जिसके वजह से इसको 2 पार्ट में हम लोग कन्वर्ट कर दिए और 2 पार्ट में अलग अलग, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए ये सब सारा कुछ। ओके चलिए, तो इकोनॉमिक प्लानिंग 1 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है और आप लोग को अच्छा लगा है। आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लग रहा है प्रेजेंट करने का, समझाने का, ठीक है ना, ताकि आप लोग को अच्छे से अच्छे विजुअल भी मिल पाए, ताकि थोड़ा होता है ना दिमाग में एक सेट हो जाए कि हाँ भाई चलो ये सब चीज़ पढ़े थे, ऐसा ऐसा देखे थे, ऐसा ऐसा कोशिश की है, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, अगर अच्छा लगता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए, तो बात कर लेते हैं हम लोग इकोनॉमिक प्लानिंग 2, यानी कि ये दूसरा वीडियो होगा। इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या, इसमें पूरा का पूरा चीज़ हम लोग देखेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, दैट इज़ 5 ईयर प्लान। ऑल 5 ईयर प्लान, जितना भी 5 ईयर प्लान जो है ना, वो सारा का सारा हम लोग देखेंगे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे बीपीएससी का हो, एसएससी का हो, रेलवे का हो, किसी भी एग्जाम्स में यहाँ से डेटा निकाल कर पूछ लिया ही जाता है। तो जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम ये रखे थे कि हाँ इसको एक पर्टिकुलर वीडियो में बना देंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ये 5 ईयर प्लान है पूरा का पूरा। थोड़ा सा बनाने का कोशिश किए, थोड़ा सा डेकोरेटिव बनाने का कोशिश किए। अगर आपको अच्छा लगा तो बताइएगा, है ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, ठीक है, सबसे पहला क्या है, 5 ईयर प्लान। 5 ईयर प्लान में सबसे पहला जो आता है फर्स्ट ईयर प्लान, जो कि था 1951 से 1956 के बीच का। मतलब 1951 में स्टार्ट हुआ, 1956 तक का इसका टारगेट वगैरह रखा गया था। फर्स्ट 5 ईयर प्लान ये थे, यानी कि अगर आप हिंदी में देखें तो पंचवर्षीय योजना जो होता है ना, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना सुने भी होंगे आप लोग, वही चीज़ है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान। इसमें है क्या क्या वो समझ लेते हैं। दिस प्लान वॉज बेस्ड ऑन हैरोल्ड डोमर ग्रोथ मॉडल। हैरोल्ड डोमर ग्रोथ मॉडल क्या है, देखिए नाम यहाँ पर भले लिखा हुआ है, बट इसका मतलब ये है, ये थोड़ा ज़्यादा फोकस था सेविंग और इन्वेस्टमेंट में, यानी कि कुछ बचाओ और फिर उसको इन्वेस्ट करो ताकि कंट्री का इकोनॉमिक का ग्रोथ हो पाए। तो सेविंग और इन्वेस्टमेंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे आज के टाइम में भी आप जितना ज़्यादा अभी सेव करोगे ना, अभी अगर सेव करोगे ना और उसको इन्वेस्ट करोगे पर्टिकुलर जगह, सही जगह पर, ठीक है ना, अच्छे से एनालिसिस वगैरह करके, तो आगे आपके लिए बहुत ही अच्छा फाइनेंशियल फ्रीडम होने का चांसेस बढ़ जाता है। तो आगे आते हैं टॉपिक पर। दिस प्लान वाज बेस्ड ऑन हैरोल्ड डोमर ग्रोथ मॉडल। हैरोल्ड डोमर का मतलब हो गया सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट रिलेटेड। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्लान वाज द प्रोसेस ऑफ बैलेंस डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी। अब इसमें क्या था ना, मेन ऑब्जेक्टिव, यानी कि सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ा काम इसका ये था कि इकोनॉमी को बैलेंस तरीके से बनाना है, यानी कि हर क्षेत्र में थोड़ा सा इंक्लूमेंट दिखाना है, थोड़ा सा इसको भी मिले, इसको भी मिले, हर इकोनॉमी के डिपार्टमेंट में, हर इकोनॉमिक क्षेत्र में सब डेवलपमेंट अच्छे से हो। दिस प्लान प्राइमरली एम्ड टू सॉल्व द फूड क्राइसिस बाय इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्शंस। इसमें प्राइमरली क्या रखा गया था ना, कि ताकि फूड क्राइसिस जो था ना उस टाइम पर, उसको ख़त्म करके और अच्छा एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया जाए। तो इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी हो गया। हाई प्रायोरिटी वॉज गिवन टू द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी ध्यान दिया गया, लाइक डैम्स कंस्ट्रक्शन, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, फिर इरिगेशन हो गया, पावर प्रोजेक्ट्स, ये सब पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया था फर्स्ट 5 ईयर प्लान में। एम्ड टू इंक्रीज प्रोडक्शंस कैपेसिटी एंड रिमूव इनइक्वालिटीज़। प्रोडक्शंस कैपेसिटी को बढ़ाना था और इनइक्वालिटीज़ को रिमूव करना था, मतलब हर क्षेत्र में सबको सब कुछ मिले, अच्छे तरीके से डेवलपमेंट हो। फोकस ऑन डेवलपमेंट ऑन द पब्लिक सेक्टर थ्रू लैंड रिफॉर्म्स। लैंड रिफॉर्म्स आपको पता होना चाहिए, दैट इज द रेगुलेशन ऑन लैंड ओनरशिप, कि हाँ भाई किसको कितना ज़मीन मिल रहा है, ज़मीन सही है, गलत है, कोई गैर कानूनी नहीं है, ऐसा ऐसा करके लैंड रिफॉर्म्स लाया गया था। ठीक है ना। एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स क्या होता है, सीडीपी जिसको बोलते हैं हम लोग, दैट इज़ बहुत सारा चीज़ उसमें इंक्लूड होता है, जैसे एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन हो गया। मतलब सब लोग का इंटेलिजेंस होना चाहिए, सब लोग के लिए और सब लोग का, ठीक है ना, सब लोग के लिए भी हो रहा है और सब लोग भी उसमें मतलब इंपॉर्टेंस है, इंडल्ज होकर काम कर रहे हैं और इकोनॉमी का बढ़ावा हो रहा है, मतलब ग्रोथ हो रहा है। क्लियर है। आई होप कि आपको ये स्लाइड समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है 5 ईयर प्लान, दैट इज 2, यानी कि सेकंड 5 ईयर प्लान। सेकंड 5 ईयर प्लान कब से कब तक चला हुआ है, 1956 टू 1961। ठीक है, 1956 टू 1961। दिस प्लान वाज बेस्ड ऑन पीसी मैलोनोबिस मॉडल। पीसी मैलोनोबिस मॉडल पर ये आधारित था।
अब इस मॉडल के लिए मेन जो उद्देश्य था, मेन जो था वो क्या था, मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या था, was establish a socialist pattern of society, है ना, सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी बनाना है। यानी कि इसमें क्या होगा ना, ये कम्युनिटी के थ्रू, स्टेट के थ्रू, सेंट्रल के थ्रू ये सब सारा चीज़ चलाना था, ठीक है ना। किसी प्राइवेट सेक्टर के हाथ में नहीं दे देना है कि हाँ भाई चलो तुम अपना काम करते रहो और उसके उसके मतलब तले हम लोग दबते चले जाएं, नहीं। ये कम्युनिटी भी आएगा सबसे पहले, उसके बाद डिफरेंट स्टेट है, फिर सेंट्रल है, ये सबका पार्टिसिपेशन होगा, इसलिए कहा गया सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी। क्लियर है। प्रायोरिटी वॉज गिवन टू हैवी इंडस्ट्रीज एंड बेसिक इंडस्ट्रीज, ठीक है ना। हेवी इंडस्ट्रीज और बेसिक इंडस्ट्रीज पर ध्यान दिया गया। हेवी इंडस्ट्रीज कहने का मतलब जहाँ भारी भारी मशीन्स बन रहा है ना, बड़ा बड़ा मशीन्स। अब ब्रिजेस बनाना है तो उसमें हम लोग जाके छोटा वाला जेसीबी लेके जाके जाएंगे तो काम नहीं होगा, उसके लिए बड़ा बड़ा क्रेन्स चाहिए होता है, तो वो सबको बढ़ावा देने के लिए आगे आया सेकेंड ईयर 5 ईयर प्लान में। सेकेंड 5 ईयर प्लान में द प्लान एम टू इंक्रीज नेशनल इनकम बाई 25%, नेशनल इनकम को 25% बढ़ाना था, ये एम रखा गया था। ड्यूरिंग दिस प्लान 3 मेजर स्टील प्लांट्स, इस प्लान में यानी कि सेकंड में सबसे इंपॉर्टेंट काम हुआ, देख लो भाई, तो मेजर स्टील प्लांट लगाया गया, दैट इज भिलाई छत्तीसगढ़ में, दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में एंड राउरकेला उड़ीसा, ये 3 जगह स्टील प्लांट सेटअप किया गया सेकंड 5 ईयर प्लान में, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL, ठीक है, जो आज के टाइम में मतलब जितना भी फाइटर प्लेन्स है ये वो जो हम लोग के लिए आर्मी डिफेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही बेहतरीन कंपनी है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। एंड चित्तरंजन लोकोमोटिव फैक्ट्री, ये लोकोमोटिव फैक्ट्री हो गया जहाँ हम लोग का ये इंजन हो गया, चाहे बोगीज हो गया, ये सब बनता है। वे आर ऑल्सो एस्टैब्लिश अंडर दिस प्लान, ये सेकंड प्लान के अंदर ही सब कुछ बना, तो ध्यान में रखिएगा। HAL, HUL नहीं है, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड नहीं है, HAL है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है। और चित्तरंजन लोकोमोटिव फैक्ट्री, अब ये चित्तरंजन लोकोमोटिव फैक्ट्री जो है ना, वेस्ट बंगाल और झारखंड का बॉर्डर के बीच में, बॉर्डर पर ही बना हुआ है चित्तरंजन लोकोमोटिव फैक्ट्री। लगभग अगर देखा जाए तो आसनसोल से लगभग 30-36, आसनसोल जगह है ना, 30-36 किलोमीटर का डिस्टेंस पर है। ओके, चलिए ये हो गया। एक सेकेंड हमारे यस आ गए। चलिए 5 ईयर प्लान 3 में देखते हैं, यानी कि थर्ड 5 ईयर प्लान। थर्ड 5 ईयर प्लान कब से चला, 1961 टू 66, 5-5 साल का चल रहा था। दिस प्लान वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय सागर चक्रवर्ती एंड मेलानोबिस मॉडल, सागर चक्रवर्ती एंड मेलानोबिस मॉडल, ये दो नाम याद रखिएगा थर्ड 5 ईयर प्लान को लेकर। द मेन ऑब्जेक्टिव वाज टू एस्टैब्लिश अ सेल्फ रिलायंट एंड सेल्फ जनरेटिंग इकोनॉमी, मतलब क्या है, खुद पर भरोसा होना चाहिए, खुद पर विश्वास, सेल्फ रिलायंट और सेल्फ जनरेटिंग इकोनॉमी, विच वुड रीच अ टेक ऑफ स्टेज, जिसमें ये होगा कि अब इकोनॉमिक बहुत अच्छे खासे से ग्रोथ होगा, रैपिड ग्रोथ होगा, स्टेज ऑफ रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ, तो ये ध्यान में रखना होगा। तो इट एम्फसाइज अचीविंग सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन्स, फूड ग्रेन्स में सेल्फ सफिशिएंसी आना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर फूड पर हम दूसरे पर आश्रित हो जाएंगे तो अगला ना चलेगा हम लोगों को, तो फूड ग्रेन्स पर था। एंड इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को इंक्रीज करना था, फूड जरूरी था। एम्ड टू एक्सपैंड इक्वालिटी, एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम, इक्वालिटी भी देना है, एम्प्लॉयमेंट भी देना है और इनकम भी बढ़ाना है, ठीक है ना, क्योंकि देखो इक्वालिटी होगा एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट होगा ना तो लोगों का जब एम्प्लॉयमेंट होता है ना तो लोगों के पास पैसे आते हैं, पैसे आते तो खर्च होते हैं, अब खर्च होंगे तो ज़्यादा मतलब डिमांड होगा, डिमांड होगा तो फिर सप्लाई भी आएगा, तो इसी तरीके से ना बहुत आगे आगे बढ़ता है, तो एम्प्लॉयमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। दिस प्लान सॉ द, अब ये जो थर्ड ईयर प्लान जो था ना 1961 टू 66, ये बहुत सारा चीज़ देखा है भाई। सीनो इंडियन वार, दैट इज चाइनीज इंडियन, चाइना इंडिया चाइना वॉर जो हुआ था ना, दैट इज सीनो इंडियन वॉर ऑल्सो नोन एज, ओके। द इंडो पाक वार, इंडिया पाकिस्तान वार 1965-66, विच एडवर्सली अफेक्टेड द प्रोग्रेस, और इसका प्रोग्रेस को बहुत ज़्यादा अफेक्ट भी किया था थर्ड 5 ईयर प्लान को। इन 1964 में बोकारो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, ठीक है ना, बोकारो में जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है झारखंड स्टेट का, वॉज एस्टैब्लिश्ड विद सोवियत रशिया कॉपरेशन, मतलब
कि रशिया के कॉपरेशन से, मतलब सोवियत, वही उस समय सोवियत के नाम से जाना जाता था, तो सोवियत के, चाहे रशिया बोल सकते हैं, रशिया के कॉपरेशन यानी कि उसके थ्रू, उसके साथ मिलकर कोलैब कर कर झारखंड में बोकारो आयरन स्टील इंडस्ट्रीज को एस्टैब्लिश किया गया था 1964 में। ध्यान में रखिएगा, सीनो क्या है भाई, चाइना ही है, सीनो वॉर और चाइना वॉर, चाइना इंडिया वॉर एक ही। चलिए अब आते हैं प्लान हॉलिडे, दैट इज 1966 टू 69। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, 66 तक तो काम हो गया, बट 66 टू 69 ये 3 साल, 66 टू 67, 67 टू 68 और 68 टू 69, दिस वॉज अ पीरियड ऑफ 3 एनुअल प्लान्स। ये एक तरीके का हॉलीडे ही हो गया था। इट वॉज डिक्लेयर ड्यू टू द डिफिकल्ट फाइनेंशियल सिचुएशंस कॉज्ड बाय द वॉर्स विद चाइना एंड पाकिस्तान। ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पीछे वाले 5 ईयर प्लान में हम लोग क्या देखें कि यहाँ पर चाइना वॉर चल रहा था और इंडो पाकिस्तान वॉर चल रहा था, तो उसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज आ रहा था, तब उसको होल्ड करके ये बनाया गया। एंड दीज 3 ईयर्स आर ऑल्सो नोन एज प्लान हॉलीडे और प्लान गैप। ठीक है, प्लान गैप के नाम से जाना जाता है, तो ध्यान में रखना है डेट भी। ड्यूरिंग 1966-67 a new agriculture strategy was implemented। नया एग्रीकल्चर स्ट्रैटेजी आया विच फोकस्ड ऑन यूज ऑफ हाई यील्डिंग वेराइटी HYV। ठीक है, और इस टाइम पर HYV हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स आया, फर्टिलाइजर्स भी अच्छा खासा आ गया, इरिगेशन बहुत अच्छा बढ़ा, एंड दिस लेड टू द ग्रीन रिवोल्यूशन, और इसी की वजह से ग्रीन रिवोल्यूशन भी हुआ। ग्रीन रिवोल्यूशन के फादर इंडिया में अगर देखा जाए, अगर इंडियन बेसिस पर तो MS स्वामीनाथन है, अगर ग्लोबली कहा जाए तो नॉर्मन बोरलॉग है, मैक्सिको के रहने वाले थे। ये लोग बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल अदा किए हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्शंस को बढ़ाने में। ठीक है ना, तो ग्रीन रिवोल्यूशंस ध्यान में रखिएगा, हॉलीडे है ये भी ध्यान में रखिएगा, प्लान गैप, हॉलीडे गैप, ये चीज़। 4th 5 ईयर प्लान में आते हैं। 4th 5 ईयर प्लान 1969 टू 1974। ठीक है, ये चला। These plans were based on DR गाडगिल मॉडल। DR गाडगिल मॉडल, हर में एक नाम आ रहा है, वो नाम ध्यान में रखिएगा। ओके, इट्स ऑब्जेक्टिव वाज टू अचीव इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होना चाहिए, एंड सेल्फ रिलायंस अलॉन्ग विद द प्रोग्रेसिव अचीवमेंट टू सेल्फ सफिशिएंसी। सेल्फ सफिशिएंसी, सेल्फ सफिशिएंसी कहने का मतलब क्या हो गया कि खुद पर भरोसा और खुद पर रिलाई करना और खुद को अपने आप को स्ट्रॉन्ग करते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है, वही चीज़ है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होना चाहिए, सेल्फ रिलायंस अलॉन्ग विथ प्रोग्रेसिव अचीवमेंट होना चाहिए, खुद पर भरोसा रख के आगे बढ़ते जाना और अचीव करते चले जाना, उस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान दिया गया। एम टू रिमूव पॉवर्टी, पॉवर्टी हटाना है, दैट मीन्स कि नो पॉवर्टी लाना है, एंड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ाना है। फोकस ऑन इम्प्लीमेंटिंग फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स, फैमिली प्लानिंग कैसे होना चाहिए, है ना, मतलब ताकि पॉपुलेशंस पर भी थोड़ा सा उस पर भी काम हो पाए। गरीबी हटाओ, इरेडिकेट पॉवर्टी स्लोगन वाज फर्स्ट यूज ड्यूरिंग दिस प्लान। इसी प्लान के तहत, यानी कि 4th 5 ईयर प्लान 1969 टू 74 में सबसे पहले गरीबी हटाओ का स्लोगन लगाया गया था, दिया गया था। दिस प्लान ऑल्सो सॉ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द ऑपरेशन फ्लड, जो कि व्हाइट रिवोल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है ना, 1970, प्रोग्राम फॉर मिल्क प्रोडक्शन, और इसके फादर कौन थे भाई, तो डॉक्टर कुरियन, तो ध्यान में रखिएगा। ठीक है, मिल्क प्रोडक्शंस यानी कि ऑपरेशन फ्लड और व्हाइट रिवोल्यूशंस के फादर ऑफ व्हाइट रिवोल्यूशंस डॉक्टर कुरियन, याद में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट में आते हैं 5 ईयर प्लान 5th। ठीक है, 5वां 5 ईयर प्लान 1974 टू 79। दिस प्लान फोकस ऑन पॉवर्टी एलिवेशंस, पॉवर्टी को इसमें भी रखा गया कि भाई पॉवर्टी को कम करना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है, अचीविंग सेल्फ रिलायंस। इट एम टू एक्सपेंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना है, जैसे कि हम पहले भी बताए हैं। इम्प्लीमेंट स्पेसिफिक प्रोग्राम्स, जो प्रोग्राम्स चल रहा है उसको सही तरीके से और इम्प्लीमेंटेशन करने का जरूरत है ताकि वो आगे निकलता चला जाए। अचीव सोशल जस्टिस, सोशल जस्टिस भी अचीव करना है ना, ये सब सारा चीज़। दिस प्लान एम्फेसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, PDS इसी में आया। जो आजकल जो राशन मिलता है ना, एक राशन शॉप पे, राशन दुकान पर जाते हैं हम लोग, और जो रेड कार्ड और ग्रीन कार्ड राशन कार्ड पर जो सामान उठाते हैं, है ना, वो सारा चीज़ जो होता है वो इसी में लागू हुआ था, यहीं से स्टार्ट हुआ था, दैट इज पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, PDS फॉर द पुअर एंड वीकर सेक्शन। दिस प्लान वॉज प्रिपेयर्ड एंड इम्प्लीमेंटेड फॉर 5 ईयर्स 1974 टू 79। ये 74 से 79 के बीच के लिए बनाया गया था। द मिनिमम नीड प्रोग्राम्स क्या होता है, वॉज ऑल्सो स्टार्टेड इन 1974 टू 75 एंड द एम वॉज टू प्रोवाइड बेसिक फैसिलिटीज।
मिनिमम नीड प्रोग्राम्स कहने का मतलब क्या हो गया, जो बेसिक चीज़ है जैसे प्राइमरी एजुकेशन जरूरी है, हेल्थ जरूरी है, ड्रिंकिंग वाटर जरूरी है, ये सब चीज़ लोगों तक पहुंचाना ही होगा, कोई उपाय नहीं है। ओके, द नेशनल मिनिमम नीड प्रोग्राम एंड एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम वॉज स्टार्टेड ड्यूरिंग दिस प्लान। तो ये वाला नेशनल मिनिमम नीड प्रोग्राम और एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम इसी प्लान के थ्रू चालू किया गया था। तो ये ध्यान में रखना होगा आपको भी, ठीक है। नेक्स्ट में आते हैं रोलिंग प्लान। रोलिंग प्लान क्या था, 1978 टू 80, 2 साल। द जनता पार्टी गवर्नमेंट एंडेड द 5th 5-year प्लान 1 year अर्ली। अब जनता पार्टी का गवर्नमेंट था उस समय, जो प्राइम मिनिस्टर थे जनता पार्टी के वो थे मोरारजी देसाई, फर्स्ट नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर इन इंडिपेंडेंट इंडिया, एक तरीके से बोल लीजिए तो, ठीक है। तो ये भी डेटा था, तो हम आपको लिख के बता दिए। 1977-78 में क्या हुआ ना कि इसको चलना था 79 तक, बट ये 79 से पहले ही ख़त्म कर दिया गया, एंड कर दिया गया 5th 5-year प्लान को, और 1977-78 मतलब यहाँ ख़त्म कर दिया गया। 1978 में क्या हुआ, जनता गवर्नमेंट अनाउंस अ रोलिंग प्लान। 1978 में 1978 में क्या हुआ, जनता गवर्नमेंट रोलिंग प्लान बोला कि चलो भाई अब रोलिंग प्लान चलेगा, उसके अकॉर्डिंगली जो कि है 78 से 83 के बीच में, इसमें प्लान में एम रखा गया टू रिड्यूस पॉवर्टी, गरीबी को हटाना है, एंड अनएम्प्लॉयमेंट और बेरोजगारी को कम करना है। जबकि ये मतलब जैसा ये सब जो चल रहा था, कांग्रेस गवर्नमेंट केम टू पावर अगेन इन 1980। 1980 में कांग्रेस का सरकार फिर से आता है, उसमें इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बनती है एंड टर्मिनेटेड दिस रोलिंग प्लान, और इस रोलिंग प्लान को टर्मिनेट कर देती है, दैट्स इट, खत्म, इसको हटाओ। दिस प्लान एम टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन ऑफ करेंसी, ठीक है। ये जो प्लान बनाया गया था, ये बनाया गया था कि करेंसी का जो इन्फ्लेशन है, यानी कि जो महंगाई बढ़ रहा है, उसको कम करने के लिए। प्रोमोट कम्युनल हार्मनी को बढ़ाना है, ताकि सभी लोग मिलजुल कर काम करें, लोगों में आपस में ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ मतभेद हो, वो सब चीज़ नहीं होना चाहिए। कम्युनिस्ट जो भी है, अलग अलग कम्युनिटी है, उसको साथ में लेकर चलना पड़ेगा। एंड इंश्योर वाइड स्प्रेड अवेलेबिलिटी ऑफ बेसिक पब्लिक गुड्स, और चारों तरफ, यानी कि एक तरीके से बोल सकते हैं बड़े लेवल पर बेसिक पब्लिक गुड्स को इंश्योर करना पड़ेगा। तो इसका ये रोलिंग प्लान का यही उद्देश्य था, एम था। बट जैसा कि हम बताएं 1980 में कांग्रेस का सरकार आया था, जिसमें पीएम बने थे इंदिरा गांधी, है ना। तो ये सब सारा का सारा चीज़ को टर्मिनेट कर दिया गया था। नेक्स्ट में आते हैं 5-year प्लान 6, छठा 5-year प्लान क्या था भाई, तो 1980 टू 85 के बीच में। दिस प्लान वाज बेस्ड ऑन द इनपुट आउटपुट मॉडल। अब इसमें इनपुट आउटपुट मॉडल में होता क्या है भाई, तो पॉवर्टी को एलिविएट करना है और इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट, लगभग सेम। इंप्रूवमेंट्स इन द इकोनॉमिक रेट ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि डेवलपमेंट का जो रेट है उसको इंक्रीज करना है, उसको बढ़ाना है। एंड रिसोर्सेज जो यूज़ किया जा रहा है ना, उसको बढ़ाना है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिलेटेड प्रोग्राम्स, और उससे रिलेटेड प्रोग्राम्स और भी जो पहले जो प्रोग्राम चल रहे हैं उसको भी इम्प्लीमेंट करना है। की स्ट्रैटेजी क्या था भाई, तो प्रोमोटिंग मॉडर्नाइजेशन को प्रमोट करना है। टेक्निकल, इकोनॉमिक, सेल्फ रिलायंस, ये सब सारा चीज़ देखना था। बैलेंस इन्वेस्टमेंट एंड डेमोक्रेटिक गोल्स, जो भी डेमोक्रेटिक गोल्स होता है, किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री का गोल्स होता है कि अगर हम कुछ स्कीम बना रहे हैं ना, तो सारे कंट्री को अच्छा लगना चाहिए, सारे कंट्री के हित में होना चाहिए, तो वो सब जरूरी होता है। बैलेंसिंग इन्वेस्टमेंट, सही जगह पर इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि खाली सड़कें बना रहे हैं और गाड़ी से धुआं निकल रहा है, उस पर काम ही नहीं कर रहे हैं। एम्फेसिस ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, उस पर भी काम करना था, स्पेशली इन सेक्टर्स लाइक एनर्जी पर ध्यान देना था, ताकि सही से अच्छे तरीके से सब कुछ चले। अब फैक्ट्री सेटअप होगा तो उसको भी एनर्जी चाहिए होगा, कंपनी लगेगा उसको भी, कंप्यूटर चलेगा उसको भी एनर्जी चाहिए होगा, तो वो एनर्जी पर काम करना था। फुल डेवलपमेंट एंड एफिशिएंट यूज ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज का अच्छा खासा यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि काम तो तभी करेगा, अभी के जैसा एआई नहीं है कि एआई सबका काम खा जा रहा है। दिस प्लान वॉज सक्सेसफुल इन अचीविंग इट्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट टारगेट, और ये जो प्लान था ना वो अच्छा खासा अचीवमेंट लिया था और अचीव भी किया था, सारा का सारा गोल जो भी सेट किया गया था। नेक्स्ट में आते हैं 7th 5-year प्लान, यानी कि 1985 टू 1980। दिस प्लान एम्फेसाइज फूड, वर्क एंड प्रोडक्टिविटी, खाना पर, काम पर और प्रोडक्टिविटी पर, यानी कि प्रोडक्शंस को बढ़ाना है। इट ऑब्जेक्टिव्स इंक्लूड्स इंक्रीजिंग राइस प्रोडक्शंस, क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड इंप्रूविंग प्रोडक्टिविटी। ये तीन चीज़ करना था। क्या, राइस का प्रोडक्शंस बढ़ाना था, अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयमेंट का बढ़ाना था, और इंप्रूविंग प्रोडक्टिविटी, एग्रीकल्चर में जो प्रोडक्शंस हो रहा है उसको भी इंक्रीज करना था, इवन मैन्युफैक्चरिंग में। दिस प्लान लेड द फाउंडेशंस फॉर एस्टैब्लिशिंग अ मॉडर्न पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। मॉडर्न पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि एमपीडीएस जो होता है ना, वो इसी का देन है। मॉडर्न पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इसी का देन है, फाउंडेशन यहीं से रखा है।
Emphasis was also placed on environmental protections and conservation in non-governmental sector. Emphasis was also placed on environmental protections. कोई भी तरह का काम होगा, ठीक है, अगर कोई भी तरह का काम हो रहा है उसके लिए एनवायरनमेंट का प्रोटेक्शंस भी बहुत ज़रूरी है, तो वो सब देख के कंजर्वेशन करना है, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, ठीक है, और नॉन गवर्नमेंटल सेक्टर है उस पर भी ध्यान देना है ताकि वो कुछ गड़बड़ ना कर रहा हो, ठीक है। नेक्स्ट में आते हैं एनुअल प्लान में। एनुअल प्लान क्या था, 1990 से लेकर 1992, 2 साल के लिए। फ्रॉम अप्रैल 1 1990 से मार्च 31 1992 2 एनुअल प्लान्स वेयर मेड ड्यू टू पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। अब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से क्या हो गया ना, अब देखो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हुआ क्यों। 1991 का कहानी है जिसमें राजीव गांधी असैसिनेशन हो गया, राजीव गांधी मतलब उनका मर्डर कर दिया गया। अब ये जब पीएम, अब सोच लो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर का अगर हो जाता है ये मर्डर, तो जाहिर सी बात है पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी हो ही जाएगा। तो फिर बने पीवी नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर, और उसी समय बने थे फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह, तो ये ध्यान में रखिएगा। 1991 में फिर एलपीजी रिफॉर्म्स आया था। एलपीजी रिफॉर्म्स भी क्या होता है वो भी हम लोग देख लेंगे, है ना। एलपीजी रिफॉर्म्स आया था, वो आगे है मेंशन किया हुआ। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड द फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस। फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस भी था, मतलब क्या हो गया था ना कि बैलेंस ऑफ पेमेंट जो था ना वो डिफिसिट में जा रहा था, मतलब हम लोग जो सरप्लस में बढ़ना चाहिए, यानी कि जो आमदनी जो हो रहा है ना उससे ज़्यादा हम लोग का खर्च हो रहा था, दैट इज़ द डिफिसिट, तो वही चीज़ हो गया था। तो ये सब सारा चीज़ मिलते जुलते हैं ना, तो फिर एनुअल प्लान बनाया गया, भाई 1-1 साल का प्लान बना। During these 2 years, major changes were made on economic policies, including a change in the role of the public sector. Economic policies में major changes किया गया, और ये भी changes किया गया जो होगा जो पब्लिक सेक्टर का जो रोल है ना उसको थोड़ा सा घटाया बढ़ाया गया, उसको चेंज किया गया, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। BOP दैट इज द बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब आता है 8वां 5 ईयर प्लान। 8वां 5 ईयर प्लान क्या है वो देख लेते हैं। 1992 से 1997, 92 से 97। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्लान वाज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट करना था, मतलब इसमें ह्यूमंस का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखा गया है। फोकस ऑन यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रेन एज 6 to 14 बाई 2000 तक, यानी कि 2000 तक 6 से 14 साल तक का सभी बच्चों को पढ़ाना था, प्राइमरी एजुकेशन देना था। एम टू फुल्ली इरेडिकेट इलिटरेसी फ्रॉम द कंट्री। कंट्री से पूरी तरह से इरेडिकेट करना था इलिटरेसी को, अनपढ़ता को, जो नहीं हुआ। ऑल्सो स्ट्रेस्ड, है ना, ऑल्सो स्ट्रेस्ड यानी कि किस पर ध्यान दिया गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन पर, लिबरलाइजेशन पर एंड ग्लोबलाइजेशन पर। यही है एल, और एक ठो पी भी आएगा जो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, है ना। फिर द मेन एम वाज टू एक्सपैंड एम्प्लॉयमेंट एंड अचीव फुल एम्प्लॉयमेंट बाय द एंड ऑफ 9th 5 ईयर प्लान। एम्प्लॉयमेंट को रखा गया था ताकि सब लोगों को रोजगार मिल पाए, और 9th 5 ईयर प्लान एंड होते होते तक इसको अचीव करना था। एम्फेसाइज्ड डिसेंट्रलाइज एंड पीपल्स पार्टिसिपेशन। डिसेंट्रलाइज करना है, मतलब लोगों का पार्टिसिपेशन भी इंपॉर्टेंट करना है। ऐसा नहीं कि जो सरकार बोल दिया वही करना है, नहीं, उसके हक, जिसके हक के लिए बनाया जा रहा है ना, जिसके हक के लिए बनाया जा रहा है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो उसका भी पार्टिसिपेशन जरूरी है। दिस प्लान वाज सक्सेसफुली इन अचीविंग इट्स ग्रोथ टारगेट्स। ग्रोथ टारगेट्स को अचीव करने में सक्सेसफुल रहा। नेक्स्ट में आते हैं 9th 5 ईयर प्लान, दैट इज 1997 to 2002, 97 से 2002 के बीच में। ये क्या था भाई, ग्रोथ विद जस्टिस एंड इक्विटी। ग्रोथ कराना जरूर है बट जस्टिस भी रखना है और इक्विटी भी रखना है, बराबर मात्रा में मिलना चाहिए और न्याय के साथ। दिस प्लान गेव प्रायोरिटी टू रूरल डेवलपमेंट एंड एग्रीकल्चर। इसमें रूरल डेवलपमेंट को रखा गया और एग्रीकल्चर को भी रखा गया। किसी भी कंट्री को अगर ग्रोथ कराना है ना तो उसके गांव से स्टार्ट करो, बॉटम अप जो होता है ना स्ट्रैटेजी, बहुत अच्छा होता है। एम्ड टू इंश्योर अवेलेबिलिटी टू क्लीन ड्रिंकिंग वाटर इन ऑल विलेजेस। ड्रिंकिंग वाटर को साफ रखना था सारे गाँव में। एम्फेसाइज स्ट्रेंथनिंग प्राइमरी हेल्थ सर्विसेज। जो हेल्थ सर्विसेज है, प्राइमरी हेल्थ सर्विसेज, वो जरूरी अच्छा रखना था। फोकस ऑन इंक्रीजिंग फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी पर, ताकि जो भी जिसको भी फूड चाहिए उसको आराम से मिल पाए। प्रोवाइडिंग यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशंस। प्राइमरी एजुकेशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया। स्ट्रेस्ड ऑन प्रॉपर यूज ऑफ रिसोर्सेज बाय इनकरेजिंग प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को इनकरेज किया गया इन एग्रीकल्चर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ठीक है, सरकार तो पैसा लगा ही रहा था, लेकिन अब प्राइवेट कंपनीज को भी दिया गया क्योंकि उसके पास थोड़ा सा ज़्यादा एक्टिव ब्रेन्स होता है, ये वो।
गेव इंपॉर्टेंस टू पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को इंपॉर्टेंस देना, मतलब लो लेवल पर से भी चलना है। कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन एंड अदर डेमोक्रेटिक पीपल्स पार्टिसिपेशन इंस्टीट्यूशन, जितना भी जैसे एनजीओज वगैरह है, चाहे और भी गवर्नमेंट का जो छोटे लेवल पर ब्लॉक लेवल पर जो ऑर्गेनाइजेशन, वो सबको बढ़ावा देना, वो सबको हेल्प करना, ताकि वहाँ से काम स्टार्ट हो पाए और ऊपर तक आ पाए। दिस प्लान डिड नॉट अचीव इट्स ग्रोथ टारगेट, बट ये प्लान क्या हो गया, फेल हो गया, ये अपना ग्रोथ टारगेट को अचीव नहीं कर पाया। 5 ईयर प्लान 10वां नंबर में आ गया है। 10th 5 ईयर प्लान, दिस प्लान एम्फेसाइज द रोल ऑफ द प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर को इसमें बढ़ावा देना था। स्पेशल अटेंशन वाज गिवन टू द डेवलपमेंट ऑफ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक रोड्स, पावर एंड टेलीकम्युनिकेशंस, ये इंपॉर्टेंट था, रोड्स, पावर, है ना, टेलीकम्युनिकेशन, ये सब सारा चीज। दिस प्लान सेट स्टेट लेवल फोकस ऑन एक्सपैंडिंग एम्प्लॉयमेंट एंड इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना, क्वालिटी ऑफ लाइफ खुद ब खुद बढ़ जाएगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। फिर प्राइवेट सेक्टर का इंडल्जेंस आना, ये इंपॉर्टेंट था। स्टेट लेवल टारगेट्स फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, जितना भी सोशल इकोनॉमिक इंडिकेटर्स होता है वो सबको स्टेट लेवल का टारगेट देना, इंक्लूडिंग मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसी। जैसे मान लीजिए हर स्टेट का कोई बजट आ रहा है, कोई फिजिकल पॉलिसीज है, ये सब सारा चीज़, तो वो सब पर ध्यान देना होता है, ठीक है। फिर दिस प्लान ऑल्सो फोकस ऑन अचीविंग एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, इन्वायरमेंट को ध्यान में रखा गया था हमेशा शुरू से ही, ठीक है ना। फिर भी इन्वायरमेंट में थोड़ा सा गड़बड़ी हो ही जाता है। अब देखो सब चीज़ तो परफेक्ट नहीं हो सकता ना, एक तरफ से आएगा तो एक तरफ छूटेगा ही कुछ ना कुछ। एम्फेसाइज द डेवलपमेंट ऑफ सेक्टर्स फॉर अचीविंग सोशल इक्वालिटी, है ना, जितना भी सेक्टर्स था वो सब में सोशल इक्वालिटी को अचीव करना इंपॉर्टेंट है। होता है ना, जैसे किसी कंपनी में नहीं भाई हम फीमेल को काम पर नहीं रखते हैं, मेल को रखेंगे, तो ये सब चीज़ को थोड़ा सा ना मतलब फिगर आउट करना था और उस पर काम करना था। और भी बहुत सारा चीज़ हो सकता है सोशल से रिलेटेड, ठीक है। तो सोशल्स का कहने का मतलब हो गया सभी लोग जनता से रिलेटेड। आते हैं 11th 5 ईयर प्लान में 2007 to 2012। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्लान वाज टू अचीव फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ, फास्टर चाहिए और ज़्यादा चाहिए। फोकस्ड ऑन अचीविंग अ सेकंड ग्रीन रिवोल्यूशन, इसमें सेकंड ग्रीन रिवोल्यूशन अगर आप क्वेश्चन में आ जाता है, सेकंड ग्रीन रिवोल्यूशन का बात चर्चा किसमें किया गया था, कौन से प्लान में, तो 11th 5 ईयर प्लान में, ओके। In agriculture to increase agriculture productions under this plan. New schemes were launched for farmers. New scheme launch किया गया farmers के लिए, जैसे नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसीज, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, हॉर्टिकल्चर मिशन हो गया, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम हो गया, एग्रीकल्चर डेप्ट है मतलब पैसा माफ उफ करना है उसके लिए। एफर्ट वेयर मेड टू इंश्योर एसेंशियल सर्विसेज लाइक हेल्थ एंड एजुकेशन फॉर द पुअर एंड वीकर सेक्शन, तो जितना भी पुअर और वीकर सेक्शन है उसके लिए क्या करना है भाई, तो हेल्थ, एजुकेशन, ये सब देने का टारगेट रखा गया था, एम रखा गया था। दिस प्लान ऑल्सो एम टू क्रिएट न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड रिड्यूस पॉवर्टी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ेगा, ऑटोमेटिकली है पॉवर्टी धीरे धीरे कम हो जाएगा। एम्फेसिस was placed on ensuring environmental sustainability and developing renewable energy sources. Environment पर तो पहले से काम हो रहा है, बट यहाँ हुआ है renewable energy sources का बात, तो रिन्यूएबल एनर्जी को भी काम पर लाना है। विंड मिल हो गया, सोलर पैनल हो गया, सोलर प्लेट्स हो गया, है ना, थर्मल एनर्जी हो गया, फिर टाइडल एनर्जी हो गया, जियो थर्मल एनर्जी हो गया, ये सब विंड एनर्जी हो गया, ये सब पर काम करना था, तो इसमें बताया गया था। 5 ईयर प्लान 11वां, लास्ट बट नॉट लिस्ट 12वां अंतिम 5 ईयर प्लान था, उसके बाद भी है कुछ कुछ, बट ये 12वां 5 ईयर प्लान का ये अंतिम स्टेप था, अंतिम था 12 से 17। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्लान वाज टू अचीव फास्टर, सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ, फास्टर भी होना चाहिए, सस्टेनेबल है जो आगे आने वाले लोग भी यूज कर पाएं, और इंक्लूसिव ग्रोथ भी होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा हमको और नीचे जाना पड़ेगा, हाँ। इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या हुआ इसमें, टू अचीव एन 8% ग्रोथ रेट इन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी में 8% का ग्रोथ रेट अचीव हो गया भाई, मतलब करना था, अचीव हो नहीं गया, करना था। टू अचीव अ 4% ग्रोथ रेट इन एग्रीकल्चर एंड 10% ग्रोथ रेट इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ये सब टारगेट रखा गया था। टू अचीव अ हायर एवरेज ग्रोथ रेट इन ईच स्टेट कंपेयर टू परफॉर्मेंस इन द 11th 5 ईयर प्लान, यानी कि जितना भी हुआ ग्रोथ, जो एवरेज ग्रोथ था ना उससे ऊपर आना था, तो एवरेज से हम लोग को ऊपर आना था। जो 5 ईयर प्लान जो था 11वां उसमें, है ना, 11 जैसे 11th 5 ईयर प्लान में मान लीजिए 5% था, तो एवरेजली सब मिला जुला कर 5% आया, तो हमको उससे ऊपर रखना था 12th 5 ईयर प्लान में, ठीक है। तो सब कुछ जरूरी हो जाता है। यहाँ पर है क्विक स्नैप, क्विक स्नैप मतलब पूरा का पूरा दिया हुआ, जितना भी हम समझाए ना वो सब सारा चीज़ इसमें है, कितना टारगेट था, कितना अचीव हुआ, ये सब सारा चीज़ है ना। जैसे देख लेते हैं फर्स्ट ईयर में क्या था भाई, 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956,
टारगेट 2.1 था, अचीव हुआ 3.6। मेन ऑब्जेक्टिव कितना, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट और एग्रीकल्चर इरिगेशन वगैरह था, ठीक है। सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन्स एंड कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन को कम करना था, महंगाई को कम करना था। सेकंड आ गया 1956 टू 1961, प्रॉपरली डेट लिखा हुआ है यहाँ पर, है ना। टारगेट 4.5 का था, अचीव हुआ 4.2। मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या था, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, डेवलपमेंट हैवी एंड बेसिक इंडस्ट्रीज, रिड्यूसिंग होम इनकम इनइक्वालिटी। नेक्स्ट में है हमारा 1 अप्रैल 1961 1966 थर्ड नंबर, तीसरा 5 ईयर प्लान। टारगेट 5.6 रखा गया था, अचीव बहुत कम हुआ था। सेल्फ रिलायंस, सेल्फ जनरेटिंग इकोनॉमी, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी, ठीक है। ये 61 से 66 के बीच में होता, जिसमें हम लोग चल रहे थे इंडिया चाइना वॉर, ये सब सीनो वॉर जो था ना, ये सब चीज़ चल रहा था। फिर आया 1 अप्रैल 66 टू 31 मार्च 1969, अचीव्ड ग्रोथ रेट 3.9 था। ये एनुअल प्लान था जो बीच में 2 साल का एनुअल मतलब रोका गया था, है ना। नो स्पेसिफिक मेजर ऑब्जेक्टिव लिस्टेड था, इम्प्लाइड फोकस ऑन इमीडिएट इश्यूज आफ्टर वॉर्स, मतलब वॉर्स की वजह से ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया था, तो उसमें कोई बहुत ऑब्जेक्टिव बड़ा नहीं रखा गया था, बट धीरे धीरे उन लोगों को सही करने का जो पहले से चलते आ रहा था उसका एम रखा गया था, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना होगा आपको। नेक्स्ट है 4 में ड्यूरेशन फेस 1 अप्रैल 1969 टू 31 मार्च 1974, टारगेट 5.7 था और रखा 3.3 गया है। मेन ऑब्जेक्टिव्स कितना है, रैपिड डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरिया, सेल्फ रिलायंस, स्टेबिलिटी, इनकम एंड वेल्थ इनइक्वालिटी को रिड्यूस करना है, इंप्रूविंग द लिविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ वीकर सेक्शन, ये सबको अच्छा करना था। फिर आता है 5 में 1 अप्रैल 1974 टू 31 मार्च 1979, अचीव टारगेट रखा गया था 4.4, अचीव हुआ अच्छा खासा 4.8 बढ़कर। पॉवर्टी एलिवेशन, सेल्फ रिलायंस, इकोनॉमिक एंड सोशल जस्टिस। रोलिंग प्लान आ गया फिर उसके बाद 1978-80, मेन ऑब्जेक्टिव्स पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट इरेडिकेशन इसमें रखा गया था, है ना। क्योंकि स्टेबिलिटी इन ये हो गया था, क्या बोलते हैं, मतलब रोलिंग प्लान रखा गया था, है वो जो सरकार वरकार जो बदल गया था। फिर फर्स्ट आता है छठा नंबर 1980, फिर 1985 के बीच वाला है, डेट भी लिखा हुआ है। 5.7% ग्रोथ रेट, टारगेट रखा गया था 5.2, ग्रोथ हुआ 5.7। मेन ऑब्जेक्टिव इकोनॉमिक एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, क्रिएशन ऑफ न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, ये सब था इंपॉर्टेंट। 7वां में क्या हुआ भाई, 5 रखा गया था, 6 मिल गया। इसमें फूड्स पर काम करना था, प्रोडक्टिविटी पर काम करना था, ये सब सारा चीज़ था। नेक्स्ट में आते हैं एनुअल प्लान, फिर से आया है 1992, ठीक है। इसमें 3.4%, नो स्पेसिफिक मेजर लिस्टेड, इम्प्लाइड फोकस ऑन क्राइसिस मैनेजमेंट, जो भी क्राइसिस चल रहा था उसको निपटना था, जो फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस हो गया था वो, है ना, 1990 वाला। फिर आते हैं 1992-97, ये वाला 8वां प्लान, जिसमें टारगेट 5.6% का था और ग्रोथ 6.8 आया, है ना। टारगेट था 5.6 का, आया ग्रोथ कितना 6.8 का, अच्छा खासा था। फुल यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज बाय द एंड ऑफ 21st सेंचुरी, 21st सेंचुरी खत्म होते होते ये ह्यूमन रिसोर्सेज को फुल मतलब यूज़ करना था, ऐसा कुछ बनाया गया था। फिर आता है 9वां नंबर 1997 से 2002 के बीच वाला, टारगेट 6.5% रखा गया था और ग्रोथ रेट मिला कितना 5.4। इसमें क्या रखा गया था भाई, इक्विटी था, जस्टिस एंड इक्वलिटी, फूड सिक्योरिटी, पॉपुलेशन कंट्रोल, एम्पावरमेंट, तो ये सब इंपॉर्टेंट रखा गया था इसमें। नेक्स्ट में आते हैं 10 प्लान में क्या था भाई, तो 2002 से 2007 के बीच वाला टारगेट 8 था और मिला कितना 7.7। बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ थ्रू हेल्थ एंड एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई, हेल्थ वेल्थ अच्छा था, इंप्रूविंग एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये सब चीज़ ऑब्जेक्टिव मतलब मेन उद्देश्य यही था। 11वां में आते हैं 2007 से 12 के बीच में और टारगेट 9.9 था, मिला कितना भाई, तो 8, थोड़ा सा कम हो गया। और उसके बाद 12 से 17 के बीच में अचीव ग्रोथ रेट नॉट प्रोवाइडेड इन टेबल बट टारगेटेड वाज 8% मतलब टारगेट रखा गया था, ठीक है, बाकी उतना प्रोवाइड नहीं किया गया था, ठीक ठाक मिल गया था। क्योंकि यहाँ पर भी एक स्टेबिलिटी आया, मतलब एक सरकार चेंज हुआ था 2014 में, नरेंद्र मोदी सरकार आ गया था। इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव्स है, इसका देख लेते हैं और यहाँ पर भी ऑब्जेक्टिव इसका देख लेंगे। रैपिड एंड इंक्लूसिव ग्रोथ है, पॉवर्टी रिडक्शन बाय 10%, ऑब्जेक्टिव्स को रखा गया था, मतलब ये सब उद्देश्य था, करना है ये सब। टारगेट क्या था, इंप्रूविंग क्वालिटी एंड एक्सेस टू एजुकेशन, पब्लिक हेल्थ सर्विसेज। फिर क्रिएटिंग न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, नया लोगों को काम देना है, ऐसे ऐसे करके काम बढ़ाना है, जरूरी है। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन जरूरी था। अगर इसके लिए देखा जाए तो फास्टर, सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ चाहिए था, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी चाहिए था, अचीविंग 8% ग्रोथ इन जीडीपी, जीडीपी का 8%
इन जीडीपी में 8% ग्रोथ इन लोग को मिला था, मतलब इस प्लान के तहत मिला था। ठीक है, ये था क्विक स्नैप हो गया, मतलब 1 से लेकर 12th प्लान तक, और बीच बीच में जो एनुअल प्लान रोलिंग प्लान आया उसको भी ध्यान में रखिएगा। बात करते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ 1991 का, चेंज इन इंडियन इकोनॉमी, यानी कि इसमें थोड़ा सा बदलाव किया गया था 1991 में। क्या बदलाव आया था? इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आया था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। की चेंजेस क्या किया गया था? फ्रॉम रिस्ट्रिक्टेड इकोनॉमी टू ओपन इकोनॉमी, रिस्ट्रिक्टेड इकोनॉमी से ओपन इकोनॉमी में हम लोग शिफ्ट करना था, है ना, ये आया। शिफ्टेड फ्रॉम ए क्लोज रेगुलेटेड इकोनॉमी टू मोर ओपन वन। मोर ओपन वन करने का मतलब हम लोग कंट्री से बाहर जाएंगे, इकोनॉमी को थोड़ा सा ब्रॉड रखेंगे। जब तक, जैसे होता है ना, दिमाग जब तक खुला नहीं रखोगे ना, नॉलेज दिमाग में नहीं जाएगा। आप कंप्रेस रहोगे, आप नैरो फॉर्म में रहोगे तो दिमाग काम नहीं करेगा। उसी तरीके से किसी भी कंट्री का इकोनॉमी जो होता है ना, ओपन इकोनॉमी होना चाहिए कि हाँ भाई मेरे को यहाँ पसंद आ रहा है, यहाँ अच्छा बिजनेस चल रहा है, यहाँ अच्छा इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, यहाँ तो उस टाइप से होना चाहिए, जिससे इक्वालिटी भी बनता है। इनकरेजमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर को घुसाना है कि भाई प्राइवेट सेक्टर आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएगा, ज़्यादा काम होगा, सप्लाई ज़्यादा होगा, डिमांड आएगा, ज़्यादा सप्लाई होगा, ये सब चीज़ है। इनकरेजमेंट गिवन द प्राइवेट सेक्टर इन ऑल सेक्टर्स वाइल पब्लिक सेक्टर प्रीवियसली हैड अ मोनोपोली। रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर रिड्यूस्ड, पब्लिक सेक्टर को रिड्यूस करना था, डिसइन्वेस्टमेंट करना था, और पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देना था। फोकस ऑन फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट फोकस किया गया भाई, तो इनवाइटिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जाहिर सी बात है बाहर का कंपनी अगर इंडिया में आएगा तो ज़्यादा अच्छा है, बाहर का पैसा इंडिया में भी आएगा। फुल कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रूपी, रूपी को फुल कन्वर्टिबल बनाया गया, है ना। प्राइस कंट्रोल अबॉलिश किया गया, प्राइस जो कंट्रोल हो रहा था उसको अबॉलिएशन कराया गया कि भाई प्राइस कंट्रोल करने का मतलब ये हो गया कि ऐसे समझ सकते हैं कि हमारा जो करेंसी है वो कमज़ोर नहीं पड़ना चाहिए, वो अच्छे से चलना चाहिए। सेंट्रलाइज प्लानिंग इंडेड हो गया, सेंट्रलाइज नहीं होना चाहिए, उसके लिए मतलब नीति आयोग काम करेगा, ये सब चीज़ ठीक है। इंडेड सेंट्रलाइज प्लानिंग इम्प्लाइज द इवेंचुअली शिफ्ट अवे फ्रॉम द सेंट्रल प्लानिंग लीडिंग टू नीति आयोग, है ना, उसके लिए ये नीति आयोग को बिठाया गया भाई। फोकस ऑन डिसेंट्रलाइज प्लानिंग, शिफ्ट टूवर्ड्स मोर डिसेंट्रलाइज प्लानिंग, बहुत लो लेवल से चलना होगा, यानी कि बॉटम अप स्ट्रैटेजी रखना पड़ेगा डिसेंट्रलाइज करके। सेंट्रलाइज करने का मतलब हो गया वो धीरे धीरे क्या हो जाता है ना, वो किंगशिप में चला जाता है, मोनार्की में चला जाता है, गड़बड़ हो जाएगा फिर। इम्पैक्ट क्या क्या हुआ भाई, तो एलपीजी मॉडल आया, बात किए थे ना पहले भी आया था। एलपीजी करने का मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ये आया तो थोड़ा सा बढ़ा, और ये अच्छा भी था एक तरीके से, ये बोल सकते हैं। फ्री एंड ओपन ट्रेड इंडस्ट्री चालू हो गया, प्रोमोटेड फ्री एंड ओपन ट्रेड इंडस्ट्रीज हो गया। डिसइन्वेस्टमेंट इन पब्लिक सेक्टर, जैसा कि हम लोग चर्चा कर लिए। प्राइवेट सेक्टर रोल एक्सपैंडेड हुआ, प्राइवेट सेक्टर का रोल इंटर किया, बहुत सारा प्राइवेट कंपनीज आया, घुसा, काम बढ़ा, है ना। प्राइस कंट्रोल एबॉलिश किया गया, एबॉलिशन ऑफ प्राइस कंट्रोल। डिसेंट्रलाइज प्लानिंग एम्फेसाइज हो गया, मतलब डिसेंट्रलाइज किया गया प्लान्स को, मतलब सब लोग को दिया जाना चाहिए कि हाँ भाई देखो तुम्हारे अकॉर्डिंगली अगर कुछ है आइडिया तो ये करना चाहिए, तो डिपार्टमेंट वाइज बना दिया गया और उसके हिसाब से काम चालू हो गया, तो अच्छा आइडियाज़ आने लग गया, अच्छे तरीके से स्कीम्स आने लग गया और काम होने लग गया। ठीक है, एंड ऑफ 5 ईयर प्लान। अब 5 ईयर प्लान का जो एंड हुआ उसके बारे में, इंडिया मेड सिग्निफिकेंट स्ट्राइड्स इन सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड डेमोक्रेटिक एस्पेक्ट थ्रू द 5 ईयर प्लान्स। 5 ईयर प्लान्स के थ्रू ना सब कुछ बहुत अच्छा खासा सब कुछ चला, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, डेमोक्रेटिक, ये सबसे अच्छा खासा चला। बट एनडीए गवर्नमेंट जैसे ही 2014 में आया 16th लोकसभा इलेक्शंस में, वो 5 ईयर प्लान को ड्रॉप कर दिया, बोला कि भैया अब नहीं चलाएंगे हम इसको। उसके जगह पर क्या चलेगा, तो अब 15 ईयर विजन होगा, 15 साल का विजन तैयार करो। 7 ईयर स्ट्रैटेजी होगा, 7 साल का स्ट्रैटेजी होगा, एंड 3 ईयर एक्शन, और 3 साल का एक्शन पीरियड होगा। एजेंडा आर नाउ बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर प्लानिंग इन इंडिया, और यही चलते रह रहा है, अभी चल भी रहा है। ठीक है, बात आता है अब नीति आयोग का, तो करेगा कौन भाई ये सब काम को, तो ये सब काम को कोई ना कोई तो करेगा। तो पहले था प्लानिंग कमीशन, तो प्लानिंग कमीशन को हटाकर सीधा कर दिया गया नीति आयोग। ऑन जनवरी 1, 2015 द नीति आयोग ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश, NITI आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मेशन इंडिया, इसको बनाया गया, इसको सेटअप किया गया बाय रिप्लेसिंग द प्लानिंग कमीशन। नीति आयोग फंक्शन एज अ थिंक टैंक, ये थिंक टैंक जैसा काम करेगा ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्रोवाइडिंग स्ट्रैटेजिक एंड टेक्निकल एडवाइस, जो भी तरह का एडवाइस चाहिए पूरे कंट्री के हित के लिए, पहले नीति आयोग यानी कि थिंक टैंक पे जाएगा। नीति आयोग is also responsible for continuous monitoring and evaluations of programs and initiatives of various ministries of the union and state governments। ये जितना भी है सब लोग काम करेगा, सब रिस्पॉन्सिबल होगा उसके लिए, चाहे यूनियन, स्टेट गवर्नमेंट जो भी है, वेरियस मिनिस्ट्रीज है, सब चीज़।
इट प्रोमोट्स कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। फेडरलिज्म करने का मतलब एक तरीके संघवाद जिसको बोलते हैं, सब मिलकर काम करेंगे बाय इन्वॉल्विंग स्टेट गवर्नमेंट्स, इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस थ्रू स्ट्रक्चर सप्लाई सपोर्ट मैकेनिज्म। हर तरीके से मिलजुल कर काम करने में जो फायदा है वो, और उसको मिलाने का काम कौन करेगा, ये नीति आयोग। मतलब नीति आयोग एज ए बीच में रहेगा और बोलेगा भाई देखो ये सब मिलो, मीटिंग करो और काम करो और हमको बताओ, हम सोच के बताएंगे, हम देखेंगे क्या क्या हो सकता है। तो सबसे मिलजुल कर काम करने का काम होता है इसका। नीति आयोग का ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है? इन्वॉल्व स्टेट्स, स्टेट्स को इन्वॉल्व करो भाई, अकेले अकेले मत छोड़ो, सबको लेकर आओ। वर्क विद स्टेट्स टू अलाइन देयर डेवलपमेंट प्लान टू द नेशनल गोल्स। प्रोमोट कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। एम्पावर स्टेट्स टू एक्टिवली टेक पार्ट इन द पॉलिसी मेकिंग। मतलब सारे स्टेट्स को बोलो कि भाई पॉलिसी मेकिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए और पॉलिसी को चलाने के लिए भी, ताकि तो पता चल पाए ना कि कहाँ का जनता को क्या चाहिए, कैसा चाहिए, वो सही से रह पा रहा है। क्योंकि जनता खुश तो कंट्री खुश। क्रिएट अ शेयर्ड विजन, विजन को भी शेयर करो, ताकि हो सकता है कि कोई जरूरी थोड़ी हम जो बोल दिए जो सही है, वो जो बोल दिया वो सही है, तो सबका विजन आना चाहिए। तो डेवलप नेशनल प्रायोरिटीज विद इनपुट फ्रॉम स्टेट्स। बॉटम अप प्लानिंग, मेक प्लान्स स्टार्टिंग फ्रॉम विलेजेस एंड मूव अप टू द हायर गवर्नमेंट लेवल। विलेज से स्टार्ट करना है और ऊपर लेवल तक पहुंचना है। नेशनल सिक्योरिटी इन पॉलिसी, इंश्योर इकोनॉमिक पॉलिसीज कंसीडर नेशनल सिक्योरिटी। पॉलिसीज में सिक्योरिटी भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम आज बोल रहे हैं दो महीना चला लिए, फिर उसको बदलने का बारी आया, बदल दिया, हटा 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 खत्म करो, तो उसमें पैसे भी बर्बाद होते। इंक्लूसिव ग्रोथ होना चाहिए, सही तरीके से ग्रोथ, इकोनॉमिक प्रोग्रेस, है ना। फिर सॉल्व इंटर डिपार्टमेंटल इशूज, जो भी डिपार्टमेंटल इशूज उसको बहुत जल्दी एकदम पायलट फॉर्म में उसको रिजॉल्व करना होगा। जितना भी कॉन्फ्लिक्ट्स है वो सबको खत्म करना होगा। नॉलेज हब बनाना पड़ेगा। कलेक्ट एंड शेयर बेस्ट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस, ये था नीति आयोग का। अपग्रेड टेक्नोलॉजी एंड स्किल्स, टेक्नोलॉजी बढ़ाओ भाई, स्किल्स बढ़ाओ, ह्यूमन रिसोर्सेज का सही तरीके से उठाओ, ये वो। लॉन्ग टर्म पॉलिसीज हो गया। प्रिपेयर स्ट्रैटेजिक प्लान्स इन द कंट्रीज फ्यूचर, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज भी रखना पड़ेगा, विजन तो रखना ही पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नीति आयोग, ऑब्जेक्टिव्स यहाँ था, यहाँ ऑब्जेक्टिव्स, यहाँ भी लगता है ऑब्जेक्टिव लिखा गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए कॉम्पोजिशंस में, अच्छा ये ऑब्जेक्टिव ऑफ नीति आयोग के अंदर में आ रहा है कॉम्पोजिशन ऑफ नीति आयोग। इसका मतलब क्या क्या है, क्या क्या मतलब कैसे कैसे है। तो सबसे पहले चेयरमैन है जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन हो गए। गवर्निंग काउंसिल हो गया, कंप्राइजेज द चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल स्टेट्स एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूनियन टेरिटरीज। जितना भी यूनियन टेरिटरीज उसके जो गवर्नर हैं वो, और सारे स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर गवर्निंग काउंसिल हो गए। रीजनल काउंसिल कौन होंगे भाई, तो फॉर्म टू एड्रेस स्पेसिफिक इश्यूज इंपैक्टिंग मोर देन वन स्टेट और रीजन। दीज काउंसिल्स आर कन्वर्टेड टू प्राइम मिनिस्टर्स एंड कंप्राइज चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर्स ऑफ यूनियन टेरिटरीज। रीजनल काउंसिल हो गया मतलब अपना अपना रीजन में जो जो भी है। एडॉक मेंबर जो ऑलरेडी है, एक्सपर्ट्स है, स्पेशलिस्ट है, प्रैक्टिशनर्स है, ये सब सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स, अलग अलग डोमेन्स है। एक्स ऑफिशियल मेंबर्स कौन से होंगे भाई, तो मैक्सिमम 4 मेंबर्स होंगे फ्रॉम द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर जिसको नॉमिनेट करेगा। सीईओ कौन होंगे, अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करेंगे फॉर अ टेन्योर, कुछ भी 5 ईयर टेन्योर, यहाँ 5 होना चाहिए, 5 ईयर टेन्योर, टिपिकली सेक्रेटरी लेवल ऑफिसर। एंड स्पेशल इन्वाइटीज, एक्सपर्ट्स आएंगे, स्पेशलिस्ट होंगे, प्रैक्टिशनर्स विद रिलेवेंट टू नॉलेज नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। ये सब तो होता ही रहता है ना किसी भी, तो बहुत सारा डिपार्टमेंट्स होता है वो सब सारा, तो उसी तरीके से यहाँ पर बताएगा। चेयरमैन है, गवर्निंग काउंसिल है, रीजनल काउंसिल है, एडॉक मेंबर है, एक्स ऑफिशियल मेंबर्स है, सीईओ है, स्पेशल इन्वाइटीज है, ये सब सारा चीज़ ठीक है, ध्यान में रखिएगा। कंपैरिजन यहाँ पर है प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग के बारे में, ठीक है। प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग, तो रोल ऑफ प्लानिंग क्या होता है भाई, तो ये प्लानिंग कमीशन क्या करता था, 5 ईयर प्लान बनाता था, 1st से 12th बना, लेकिन नीति आयोग का ये सब काम नहीं है। ये सब का इसका काम क्या है, 15 साल का विजन बनाओ, 7 साल का स्ट्रैटेजी, 3 साल का एक्शन प्लान बनाओ, काम खत्म करो। इम्प्लीमेंटेशन रोल में देखा जाए तो कंट्रोल फंड एलोकेशन होता था, इसमें नहीं, ये रिपीट हो गया, इसमें कोई भी फंड वंड नहीं दिया जाता था, इसमें सीधा प्लान थिंक टैंक के जैसा काम करता था। फेडरलिज्म अप्रोच टॉप डाउन अप्रोच था, यहाँ टॉप से बॉटम की तरफ आते थे और यहाँ बॉटम से टॉप की तरफ भागते हैं, तो ये ज़्यादा अच्छा है। रिसोर्स एलोकेशन से डायरेक्टली एलोकेटेड फंड टू स्टेट्स, यहाँ डायरेक्ट स्टेट्स को दिया जाता, इसमें फंड एलोकेशन नहीं किया जाता है। प्रोमोट डिस्कशंस बिटवीन सेंट्रल स्टेट, इसमें ज़्यादा दिया गया था कि सेंट्रल स्टेट्स मिलकर अपना डिस्कशन करें और उसके बाद फिर डिसाइड करें कि क्या कितना चाहिए। एक्सपर्ट इन्वॉल्वमेंट, लिमिटेड एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स इन पॉलिसी मेकिंग, और इसमें अच्छा खासा यूनिवर्सिटीज, रिसर्च, सारे प्रैक्टिशनर्स लोग आते हैं। फोकस में देखा जाए तो क्या होता है भाई, तो रिजिड सेंट्रलाइज प्लानिंग था, ये पूरा का पूरा सेंट्रलाइज था, और इसमें फ्लेक्सिबल है, कोऑपरेटिव टेक्नोलॉजी एंड ड्रिवन गवर्नेंस है, ठीक है ना, टेक्नोलॉजी ड्रिवन है। मतलब
एक तरीके से देखा जाए तो नीति आयोग अच्छा है, ठीक है, पहले से। अब जैसे जैसे समय बदलता है वैसे वैसे उस हिसाब से प्लानिंग्स में और स्कीम्स में चेंजेस लाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर हो गया? तो ये हमारा खत्म हो गया 5 ईयर प्लान, और ये जो इकोनॉमिक प्लानिंग चैप्टर जो था जिसका पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोडेड है, ये पार्ट 2 था, वो खत्म हो गया, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये चैप्टर, ये 5 ईयर प्लान अच्छे से समझ में आ गया होगा, बताने का तरीका, प्रेजेंटेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो बस आपको दिल से थैंक यू, और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिएगा, और क्या ही बोले। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि उनके पास भी एक अच्छा कंटेंट मिल जाए, ठीक है। चलिए, तो वर्मा GS जी को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, अच्छा रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।